मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। चक्कर ये है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, यू ऑलवेज हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश देयर इज अ प्रॉब्लम, दे क्रिएटेड अ प्रॉब्लम बिकॉज you always think in Hindi and try to translate and try to write in English. This is the big problem. Actually the biggest problem of LT grade mains student. And this class is especially for those who have been actually the Hindi medium students and always try to write in English because the answer writing is in English and you are thinking in Hindi. So there's a big difference, the language change and you try to translate it and there is a fall of it. तो ये क्लास आप सभी के लिए है, उन सभी के लिए जो अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करते हैं हिंदी में सोचकर। चलो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आप शुरुआत में ये ठीक लगता है कि आप हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में लिख रहे हैं ट्रांसलेट करके, लेकिन समस्या कहाँ पे आएगी? समस्या तब आएगी जब आप मेन एग्जाम्स में जाओगे एंड यू हैव द appropriate time, given time 9 minutes for the 200 words. You are to write 9 minutes 200 words long question and you have been parted 9 minutes only for that. अगर आप नहीं लिख पाओगे 9 मिनट्स में एंड द प्रेशर इज ऑन, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग. योर राइटिंग शुड बी एक्चुअली मस्ट बी वेरी गुड. कैलीग्राफी में आपको लिखना है, कैलीग्राफी में लिखना है तो कैलीग्राफी में लिखने के लिए यू हैव टू कंसंट्रेट योर हैंड एंड यू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट. तो ये प्रेशर तो आप पे है ही है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, लाइन कहीं टेढ़ी ना हो. और ये कट कॉपी पेस्ट तो है नहीं कि आप रिवाइज कर लें या कोई वीडियो शूट कर रहे हैं नहीं अच्छा बना तो फिर से जब आप लाइव क्लास में होते हैं तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिलीटिंग इट. यू हैव स्पोकन द वर्ड एंड द वर्ड इज ऑन द एयर एंड वो पहुंच गया आप तक. अब मैं चाहूं भी तो उन शब्दों को वापस नहीं ले सकता जो मैंने बोल दिए. गलत बोला सही बोला डजंट इट मैटर मच, व्हाट मैटर मच इज व्हाट यू हैव स्पोकन. तो यही आपके साथ होगा. जब आप लिखने बैठोगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा तो क्या इरेजर लेके जाओगे वहां, इरेज करोगे उसको? देयर इज नो ऑप्शन ऑफ इट. तो आपको क्या करना है, आपको कुछ फ्रेजेस, मैं स्ट्रक्चर तैयार करवाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर तैयार करवाऊंगा हर क्वेश्चन का अलग अलग, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको आंसर राइटिंग करनी है. कैसे? आप अपने क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में बांटोगे, ठीक है? मैं ये बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको राइटिंग का तरीका बताऊंगा. यूनिवर्सल आंसर राइटिंग, राइटिंग का फ्रेमवर्क कैसे करोगे आप? लिटरेचर आंसर 4 पार्ट्स में लिखना है आपको. पहला पार्ट क्या होना चाहिए? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सबसे पहले आपको जो भी आप लिख रहे हो, यू हैव बीन गिवन द क्वेश्चन, यू आर थिंकिंग अबाउट इट एंड आपको इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले. तो आप क्या लिखोगे? द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वेरी चैप्टर यू आर गिवन द आंसर, यू आर गिवन द क्वेश्चन. दूसरा क्या करना है? ऑथर आपको लिखना है, वर्क इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी ऑथर है आपका उसके बारे में लिखना है. तो उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसका एक्चुअली आपको स्लॉट दे दूंगा मैं, और वर्क का इंट्रोडक्शन आपको देना है. थीम पर वेस्ट करना है आपको क्वेश्चन, फिर उसका आइडिया आपको देना है. थीम एंड आइडिया शुड बी रिटन करेक्टली दो बिकॉज द नंबर ऑफ लाइंस यू आर राइटिंग, the numbers not given for the length of the answer you are giving, but the content and depth of the content and structure that you have made in your answer. तो थीम और आइडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई. दूसरी चीज, चौथी चीज है लिटरेरी इंपॉर्टेंस. एट लास्ट while writing the conclusion you are going to give the literary importance of that particular question you have been given. तो चारों को एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फॉर्मेट, आपको मैं कुछ ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेट्स देने जा रहा हूं जिनको आप रट लीजिए. किसी भी प्रकार का आंसर आप लिख रहे हो, आपको वो फॉर्मेट अगर क्लियर है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो पहला क्या करना है?
शुरुआत ऐसे करनी है, दिस पीरियड बिगेन इन द, फिर आपको वो सेंचुरी वहां पर लिख देनी है, जिस भी सेंचुरी में आपको वो लिखना है। देखिए अब ये पर्टिकुलरली आपको रट लेना है बेटा, ये आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मेट याद करो, यहाँ पे सन बदल दो बस, इसको आप नोट कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ये तो आप सब में लिखोगे, ये आप सब में लिखोगे, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा, द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई, ये आपको चेंज करना हर बार, बिल्कुल सेम सेगमेंट, ड्यूरिंग दिस टाइम आपको लिखना ही लिखना, मेनी इंपॉर्टेंट राइटर्स अपीयर्ड, ये लाइन आप मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, देना ही देना है। According to William J. Long, this line particularly be written, should be written, not should be, actually must be written. This period was known for, किसके लिए जाना जाता है, ये आप accordingly चैप्टर के चेंज कर लोगे। एग्जाम्पल जैसे देखो, the middle English period began in 1066 with the Norman conquest, इस तरह से आपको नोट करना है। फटाफट देख लेते हैं, 2 और 3 है। ऑथर का इंट्रोडक्शन आपको देना है सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, ये रट लेना है, यहाँ पे नाम लिखना है, वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ये आपको लाइन रट लेना है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज एज, लिखना ही लिखना है, क्योंकि हर राइटर अपनी एज के प्रमुख राइटर्स में से एक होता है, ईच एंड एवरीवन एक्चुअली। ही ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, लिखना ही लिखना है आपको हर हालत में। देखो, he is known for his masterpiece, ये आपको लिखना है, और फिर जो उसका मास्टरपीस है वो आपको रट लेना। अब आप एक वर्ड तो लिख ही सकते हो ना, इसमें तो कोई देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लिखोगे, विलियम लैंगलैंड वाज एन इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। देखो, वर्क का इंट्रोडक्शन जब आप देना है, किसी भी वर्क के बारे में, किसी भी बुक के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइटर हो गया, वर्क हो गया, फिर थीम और आइडिया, देन कंक्लूजन कम। द वर्क वॉज रिटन बाय, ये लाइन आपको रट के रखना है, राइटर का नाम चेंज कर देना है। इट वॉज पब्लिश्ड इन, डेट आपको याद करके रखनी है, लाइन आपको रट के रखनी है, डेट आपको चेंज करनी है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ईच एंड एवरी वर्क दैट यू आर मेंशनिंग इज द क्रिएटिंग हिस्ट्री, एक्चुअली ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स में से ही है, तभी आप तक पहुंचा और तभी उस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया और फिर आप उसका आंसर लिख रहे हैं। तो ये लाइन तो आपको डालना ही डालना, पर्टिकुलरली इन ईच एंड एवरी आंसर यू आर गिविंग। द वर्क डील्स विद, अब ये वर्क की आपको डील किससे करता है, उसकी थीम क्या है, उसका आइडिया क्या है, यू हैव टू राइट इट पर्टिकुलरली, बस वन वर्ड एंड द आंसर इज रेडी। जैसे पीएस प्लाउमैन वाज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड एंड द थीम ऑफ दैट, इसको लिख देना। अब थीम का सोर्स कहां से आएगा, थीम के सेंटेंसेस कहां से आएंगे, द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्क इज, ये लाइन रट के रखो। द पोएम डील्स विद, लाइन रट के रखो, जिससे डील करती है। द राइटर हाईलाइट्स व्हाट द राइटर ऑथर इज हाईलाइटिंग, यू हैव टू राइट ओनली दैट लाइन, बस और कुछ नहीं लिखना। द पोएट एक्सप्रेसेस व्हाट द पोएट वांटेड टू से, ये आपको वहां एक्सप्रेस करना और ये लाइन आपको रट के रखनी। एग्जांपल, द पोएम डील्स विद द सोशल एंड रिलीजियस करप्शन, है ना, बेस्ड ऑन सटायर एंड एल्गोरिकल, रिदम क्या है उसका, थीम क्या है, ये सब आपको। और मान लीजिए आप करेक्टर, किसी का करेक्टर आप स्ट्रक्चर बना रहे, करेक्टरिस्टिक्स बना रहे, तो इज ये पहले आपको वो करेक्टर देना है, वो नाम देना है। द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द वर्क, हैमलेट इज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द वर्क, हैमलेट। द करेक्टर रिप्रेजेंट्स, क्या देता है वो, ये इस तरह से लाइन आपको शुरू करनी है। ही सिंबलाइजेस, वो क्या सिंबलाइज करता है। Through his character, the writer shows what the writer wanted to say about that particular character. You have to mention that only, और कुछ भी नहीं। जैसे P.S. represents honesty and moral values, इस तरह से। तो literary importance sentences आपको इसे नोट करके रखने। The work reflects the social condition of the time. It had a great influence on the English literature. ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया मैंने। It has famous or realistic description, आपको ये लिखना ही लिखना है। It depicts the importance placed in the English literature. जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये आप लिखिएगा इस आधार पर और फिर हमको बताइएगा कि आपको क्लास से मदद मिली कि नहीं मिली। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।